अब यहाँ देखते हैं विभेदन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन में क्या अंतर है। विभेदन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन में क्या अंतर है। तो विभेदन का मतलब होता है कि जब कोशिका परिपक्व होकर के विशेष कार्य करने लग जाती है और अपने विभाजन की क्षमता खो देती है तो इसको विभेदन कहते हैं। और जब विभेदित कोशिका फिर से विभाजन की क्षमता प्राप्त कर लेती है तो इसको बोलते हैं हम निर्विभेदन। और जब निर्विभेदित कोशिकाएं फिर से विभाजन की क्षमता खो देती है तो उसको बोलते हैं हम पुनर्विभेदन। तो यहीं से शुरू होता है विभाजन समाप्त, विभाजन शुरू, विभाजन समाप्त। इन कोशिकाओं का विभाजन समाप्त हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं पुनर्विभेदन। तो विभेदन का अर्थ होता है भेदन का मतलब टूटना और बी का मतलब जुड़ जाए तो टूटना समाप्त, यानी विभेदन समाप्त। तो इसको बोलते हैं विभाजन समाप्त। अब हम इसको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। तो मूल शिखाग्र विभजोतक तथा प्ररोह शिखाग्र विभजोतक से आने वाली कोशिकाएं और कैम्बियम में विभेदित होती है तथा विशिष्ट क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए परिपक्व होती है। परिपक्वता की ओर अग्रसर होने वाली कार्यवाही विभेदन कहलाती है। वे अपनी कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य दोनों में ही कुछ व्यापक संरचनात्मक बदलावों से गुजरती है। उदाहरण के लिए इसका उदाहरण है एक बाह्यकीय तत्व के बनने में कोशिका अपने जीव द्रव्य को खो देती है, यानी बाह्यकीय तत्व बनने में कोशिका अपने जीव द्रव्य को खो देती है और बाद में एक बहुत सुदृढ़ तन्यतापूर्ण लिग्नो सेल्यूलोसिक काष्ठ कोशिका रसधानी बनाती है। काष्ठ कोशिका रसधानी। द्वितीय कोशिका भित्ति विकसित हो जाती है, यानी कि लिग्निन सेल्यूलोसिक द्वितीय कोशिका भित्ति विकसित हो जाती है जो लंबी दूरी तक सर्वोच्च तनाव में भी जल को वहन करने के लिए उपयुक्त हो जाती है। तो ये था हमारा विभेदित कोशिकाएं अपना जीव द्रव्य समाप्त करके लिग्नोसेल्यूलोसिक की द्वितीय कोशिका भित्ति विकसित कर लेती है और लंबी दूरी तक जल को पहुंचाती है। तथा पौधों के शरीर की विभिन्न रचनात्मक विशिष्टताओं एवं उनकी संबंधित क्रियाशीलता से संबंध स्थापित करने की कोशिश करे। तो ये तो हमारा वैसे ही है। फिर आगे देखते हैं। फिर आता है निर्विभेदन। पौधे अन्य रोचक तथ्य दिखाते हैं। जीवित विभेदित कोशिकाएं कुछ खास परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता फिर से प्राप्त कर लेती है। इस क्षमता को हम निर्विभेदन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अंतरापूलीय वाहिकी कैम्बियम एवं कॉर्क कैम्बियम। तो जो कैम्बियम है दोनों ही ये क्या है, निर्विभेदित कोशिका। निर्विभेदित कोशिकाओं ऊतकों के द्वारा उत्पादित कोशिका बाद में फिर से विभाजन की क्षमता हो देती है ताकि विशिष्ट कार्यों को संपादित किया जा सके, अर्थात पुनर्विभेदित। यानी जो कैम्बियम की कोशिकाएं हैं फिर से क्या विभाजन समाप्त कर देती है तो इसको पुनर्विभेदन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अब पुनर्विभेदन का उदाहरण है आवर्त, यानी जिसमें जो गांठें बन जाती हैं तने में या कहीं भी, तो उसको हम अब आगे देखते हैं कि एक काष्ठीय द्विबीज पत्री पादप की कुछ ऊतकों की सूची बनाई जो पुनर्विभेदन उत्पन्न करती हो, जैसे आवर्त कैसे बनता है और ऊतक संवर्धन कैसे होता है। तो जो आवर्त है ऊतक संवर्धन है ये भी क्या एक तरह से निर्विभेदन होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कैम्बियम और कार कैम्बियम इसके उदाहरण है।
फिर आगे देखते हैं हम कि जो पादपों में वृद्धि है वो उन्मुक्त होती है, यानी कि परिमित और अपरिमित दोनों प्रकार की होती है। उसी तरह से पादप की जो कोशिकाएं हैं उनमें भी विभेदन जो होता है वो उन्मुक्त होता है। ठीक उसी विभजोतक से पैदा हुई उत्तक कोशिकाएं परिपक्व होने पर विभिन्न रचनाएं तैयार करती है, यानी कि एक ही विभजोतक से पैदा होने वाले उत्तक या कोशिकाएं परिपक्व होने पर अलग अलग तरह की रचनाएं तैयार कर लेती है। तो परिपक्वता के समय अंतिम संरचना कोशिका के आंतरिक स्थान पर निर्भर करती है, जो कि वो कौन सी जगह पर है। उदाहरण के लिए शीर्ष विभजोतक से दूरस्थ कोशिकाएं, इसके एग्जाम्पल है कि जो शीर्ष विभजोतक से दूर की कोशिकाएं तो क्या बढ़ाती है, मूल को बढ़ा देती है, जबकि बाहरी वलय की ओर ढकेल और जिसको क्या बाहरी वलय की ओर ढकेल दिया जाता है, फिर बाह्य त्वचा के रूप में परिपक्व होती है। तो क्या होती है, आगे की तरफ तो मूल गोप बनाती है, जो मूल गोप है वही बाह्य त्वचा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये हमारा विभेदन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन पूरा होता है।